हेलो गाइस। अब हमें जो मशीन लर्निंग की अगली एल्गोरिथम पढ़नी है वो होने वाली है नाइव बेस। अब जो नाइव बेस की एल्गोरिथम है वो टोटली प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए मैं चाहता था कि आपका थोड़ा सा रिवीजन कराया जाए प्रोबेबिलिटी का। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने रखी है जिसमें हम फटाफट से प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ लेंगे जो कि बिल्कुल ही बेसिक्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है अ न्यूमेरिक मेजर के कोई भी इवेंट अकर होने का चांस क्या है। सो डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की? प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिक मेजर कि किसी भी इवेंट के अकर होने का चांस क्या है। इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में। अब प्रोबेबिलिटी में अगर हम सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का अगर हम सम करें, ठीक है, सो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का सम? वो होता है 1। मतलब 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि सपोज किसी कोई इवेंट है ए और कोई इवेंट है बी, तो जब मैं ये करूँगा, कोई दो इवेंट हैं, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूंगा, सो पी ए प्लस पी बी, इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? 1। कोई इवेंट अकर हुआ ए, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कोई इवेंट अकर हुआ बी उससे सम करी 1, और जबकि जब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तब वो क्या होता है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। सो ये तीन जो हैं ये हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रोबेबिलिटी की। अब इसके बाद यूनियन और इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यूनियन क्या होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें पता ही है यूनियन क्या होता है। यूनियन जब हम किसी भी दो सेट्स का करते हैं, सो जब यूनियन हम करते हैं तो उन दोनों सेट का हर एलिमेंट उस सेट में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मेरे पे एक कोई सेट है ए जिसमें मेरे पास एलिमेंट हैं सपोज 1 2 3। ठीक है, ऐसे मेरे पास कोई सेट है बी जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 4 5 एंड सपोज, और सपोज मेरे पास 1 है। ठीक है, सो जब मैं करूंगा ए यूनियन बी, तो जब इसका सेट बनेगा मेरा तो उसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। मतलब जो दोनों सेट है ना, दोनों सेट, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स इस यूनियन में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन बहुत आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ रिवीजन कराने के लिए। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में हमारे कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो आ जाते हैं। जैसे कि अगर 1 2 है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू है हमारी 2 3, है ना, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, सो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है? 2। सो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक है, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की मैं बात कर रहा था, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये है कि कोई भी दो इवेंट हुए, उन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन किया, और अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू आई 5, मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम उस इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। ठीक है, अब इसको जनरल टर्म में भी समझ लेंगे, पहले टेक्निकल टर्म में समझते हैं। जैसे सपोज मेरा ए है 1 2, बी है 3 4, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन करूंगा बी से, सो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 5। सो जब दोनों का मैंने इंटरसेक्शन किया और 5 आया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाले जो इवेंट्स हैं वो हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब उसको अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब जैसे कि रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है? कल कल रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने कैलकुलेट करी,
और कल स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमने कैलकुलेट करी। इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं था, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें थी, तो ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जेनरिक फार्मूला देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जेनरिक फार्मूला क्या होता है। वैसे ये चीज़ें आपको पता ही होंगी, तब भी मैं रिवीजन करा देता हूँ। हमारा परंपरागत एग्जांपल कॉइन टॉस। सो प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय पी एन, ठीक है। इसको मैं समझाता हूँ, मैंने पीई और पीएन क्या लिखा है, टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, ये जो मैंने ब्रेस लगाया है इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, मैं समझा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इस मैंने लिखा है पी ई इक्वल टू पी एन। इसका मतलब ये है, पी एन का मतलब मैं लिख रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ टाइम, मतलब टोटल नंबर ऑफ काउंट क्या है, मतलब टोटल पॉसिबल संभावना क्या है किसी इवेंट के होने की। जैसे कि मैं अगर कॉइन टॉस की बात करूं तो उसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। सो टोटल पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पी एन। सो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज वो हो गई, कितनी हो गई, 2। अब मैं कहूँ कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी जाननी है कि हमारे कॉइन में हेड हेड कब अकर होगा, तो मैं क्या कहूँगा, पी ऑफ एच। अब अगर मैं टोटल में से देखूँ तो हेड केवल 1 ही टाइम आ सकता है, तो 1, क्योंकि हेड और टेल हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गई, 1/2। ऐसे हम कैलकुलेट करते थे प्रोबेबिलिटी को। सिंपल सी बेसिक फंडाज हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं। देखो, अब मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट की जब मैं बात कहूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये सब थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स जैसे कि नाम से ही इसमें समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब वो इवेंट्स जो कि डिपेंडेंट नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट है। अकरेंस ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस, ठीक है। किसी भी एक एलिमेंट का अकरेंस किसी दूसरे एलिमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। इन सब चीज़ों को नोट कर लो जरा आप, कि अकरेंस जो होता है, अकरेंस वो दूसरे एलिमेंट के अकरेंस को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एक एलिमेंट का अकरेंस जो होता है वो दूसरे एलिमेंट के अकरेंस को इफेक्ट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वो आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये चीज़ अब आपको दिमाग से ऊपर जा रही होगी, लेकिन उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, ये अभी आप केवल नोट करके लिख लो कि जब कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। इस चीज़ पर हम दोबारा लौट के आएंगे, बस मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट की जब हमने बात करी ली है, तो उसके बाद अब हम सबसे पहले जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना उसको समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, 4 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप उसको मैं कहूँगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ये हमारा फर्स्ट टाइप है, ठीक है। सेकंड टाइप है हमारा यूनियन, थर्ड है इंटरसेक्शन, फोर्थ है कंडीशनल, ठीक है।
वन बाय वन इन चारों का एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझ लेते हैं। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना, किसी भी इवेंट की एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कैसे? जैसे कि देखो, कोई भी एक इवेंट है x, अब इस एक इवेंट x की अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं p ऑफ x, सो क्या हो गई, वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझा देता हूँ। अगर ये इसका वेन डायग्राम है तो इस पूरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम कहते हैं क्या, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉर्मल एक प्रोबेबिलिटी जिसको हम कहते हैं। यूनियन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई भी मैंने दो इवेंट लिए x और y, सो मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y। ठीक है, ये होती है यूनियन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मैं चारों के टर्म डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी टर्म डिफाइन कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, इसका मतलब क्या है कि x और y, ठीक है, दोनों में से भी कोई एक चीज अकर हो रही है तो वो इस प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी। जो इसका वेन डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये x है, ये y है, और ये पूरा पोर्शन कवर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन कवर, ये हो जाएगा यूनियन के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म आएगी वो आएगी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, इसको हम उल्टे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसमें क्या होगा ना, अब देखो, इसमें ये होता है कि ये मान लो कि मेरा एक्स जो इवेंट अकर हो रहा है उसका स्पेस है, वर्क स्पेस, ये वाई का, इसको स्पेस भी बोलते हैं, ये है वाई इवेंट के अकर होने का वर्क स्पेस। अब इन दोनों में जो भी कॉमन पोर्शन है वो आप देख सकते हो, वो ये है। ठीक है, ये है, इसको हम डालेंगे इंटरसेक्शन वाले में। इंटरसेक्शन जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी इस पोर्शन की, है ना, वो इसकी होगी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में करेंगे। और जो पूरी नाइव बेस्ड थ्योरम है, ये मैं जितना भी आपको समझा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ही समझा रहा हूँ। पूरी नाइव बेस्ड थ्योरम ही इस पर डिपेंड करती है, इसको हम डेप्थ में देखेंगे। तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है, अभी मैं उसी पर नेक्स्ट डेप्थ में आने वाला हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई। ठीक है, और इसका जो डायग्राम बनता है वैन, वो कुछ ऐसा बनेगा कि सपोज ये पूरा मेरा स्पेस है, वर्किंग स्पेस ऑफ y, और ये वर्किंग स्पेस ऑफ x हो जाएगा, ये वर्किंग स्पेस ऑफ x हो जाएगा, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन। ठीक है, सो इन चारों का वाइन डायग्राम आप देख सकते हो, इनको आप नोट कर सकते हो, और कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बता दिया। इन सबको आप नोट कर लो, क्योंकि अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो हमें मेनली पढ़ना था, जिसके लिए मैंने आपको पूरा चीज़ें समझाई हैं। उसको हम ढंग से पढ़ लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, एक बार में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर। देखो, तो ये आज का शेयर टॉपिक है। क्या है आज का शेयर टॉपिक? वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पता नहीं क्यों लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, समझ लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को जब मैंने रिप्रेजेंट करने की बात कही तो मैंने क्या कही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई, ये बात मैंने आपको बोली थी। ठीक है, सो पहले इस पूरी टर्म को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन बाय वाई, मतलब सपोज करो कि दो इवेंट हैं, ठीक है, एक्स और वाई। मैं फॉर एन एग्जांपल लेता हूं, एक्स का मतलब है गो टू स्कूल, वाई का मतलब है इट विल रेन टुमारो। टुमारो जो भी हो स्पेलिंग पता नहीं, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ठीक है, सो एक्स एक इवेंट है कि गो टू स्कूल टुमारो, और वाई एक इवेंट है कि इट विल रेन टुमारो। ये दो इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए, एक्स और वाई। अब इस टर्म को मैं कैसे बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी
ऑफ एक्स गिवन वाई। इसका मतलब ये है कि जो वाई इवेंट है, मतलब कि ये वाला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है। अब जब ये वाला इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है तो x के अकर होने के चांस क्या हैं? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब कल बारिश हो चुकी है, ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी y वाली, तब x के अकर होने के चांस क्या है? अगर कल बारिश ऑलरेडी हो गई है, मैंने बोला इट विल रेन टुमारो, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब ये हो गई चीज, इट विल हैपन, उसके बाद x की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? ठीक है, अगर बारिश हो चुकी है तो हमारे स्कूल जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? तो वो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। ठीक है, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मैंने जो आपको एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y का मतलब क्या है कि जो y वाला इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद हमें x की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला देखूं, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है p ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ के मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ बिल्कुल, क्योंकि नए वेज में हमें यही पूरा यूज़ करना है। तो जो हमारा एग्जांपल है उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है। सपोज करो 70% कार्स हैज़ AC। ये मैंने NPTEL से उठाया बिकॉज क्योंकि ये एग्जांपल मुझे उनका अच्छा लगा था जब मैं पढ़ रहा था, और ये अच्छा एग्जांपल था। एंड 47 हैज़ CD प्लेयर। ठीक है, 20% हैव बोथ। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कार हैज अ CD प्लेयर गिवन दैट इट हैज ऑलरेडी अ AC। तो हमें क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी दैट अ कार हैज अ CD प्लेयर given that it has AC। ये हमारा क्वेश्चन है। 70% cars has AC, 40% has CD player, 20% have both। प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है? कार हैज अ CD प्लेयर गिवन दैट इट हैज AC। मतलब 70% जो कारें थी उनमें AC था, 40% में CD प्लेयर था और 20% में दोनों थे। हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहले हमने सारी वो वाली कारें उठा ली। सपोज करो कि ये कुछ कारें हैं, ठीक है, हमने सबसे पहले वो वाली कारें उठा ली जिनमें AC था। हमने मतलब वो वाली कारें तो छोड़ ही दी जिसमें CD प्लेयर था, वो वाली तो हमने छोड़ ही दिया। मतलब कुछ भी हो, हमने केवल सबसे पहले वो वाली कारें उठाई जिनमें AC था। ठीक है, अब जब हम वो वाली कारों को उठा चुके हैं तब हमें बताना है कि अब उसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी कि उन कार में CD प्लेयर होगा। तो जब मेरे को ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको जब मैं इसमें रिप्रेजेंट करूं तो वो कैसे होगा? P ऑफ CD AC ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ CD गिवन बाय द AC। हमें AC ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है CD की। तो फॉर्मूला ये होगा। तो इनका यूनियन क्या होगा भाई? इनका यूनियन इसमें दिया हुआ है कि 20% हैव बोथ, दोनों हैं। तो जो इंटरसेक्शन है, सॉरी मतलब बोथ मतलब इंटरसेक्शन ये होगा, यूनियन नहीं, सॉरी इंटरसेक्शन, क्योंकि 20% में दोनों हैं तो इनका यूनियन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई ये, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y। प्रोबेबिलिटी ऑफ y मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ AC। प्रोबेबिलिटी ऑफ AC क्या है? 70, सो 0.7। सो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 2/7। So the conditional probability that the car has a CD player given that it has already a AC is 2/7।
ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अब हम आगे बढ़ सकते हैं बाइस थ्योरम की तरफ। अब हम बेस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद नाइफ बेस पढ़ेंगे। ये मैंने एक पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो रखी है आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर करने के लिए, आपका बेस कवर करने के लिए। ओके, सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।